गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस के लिए अपना पहला टॉपिक है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा टॉपिक, ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट का टॉपिक है। यानी कि अपन सबसे पहले जो पार्ट स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, वो पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के पार्ट में अपन क्या क्या डिस्कस करने हैं मेनली वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक क्लियर करेंगे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से। जो भी हमें इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक्स चाहिए वो सारे आप इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हमारे आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल्स। अब जे थॉम्सन, रदरफोर्ड मॉडल, ऐसे वाले मॉडल्स नहीं, जो अपना मेन मॉडल है बोहर्स मॉडल। उसके अलावा हम एटम का ड्यूल नेचर प्रूव करते हैं, ड्यूल नेचर को पढ़ते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि एटम ऐसे पार्टिकल भी बिहेव करेगा और ऐसे वेव भी बिहेव करेगा। तो उसमें हमारे पास एक आगे केस आ जाता है डी ब्रोगली रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर कुल मिला के हमारे पास आ जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आपने एटम का वेव मॉडल इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहला बेसिक इनऑर्गेनिक का हमारा ये रहेगा। फिर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेनली जो इसमें आती है हमारे पास वो आता है डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। डी ब्लॉक के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अभी बीएससी वगैरह में भी डिस्कस कर रहे हो, तो डिटेल में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ एक टॉपिक होता है डी ब्लॉक का ही, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो आपके बीएससी का फाइनल सेमेस्टर में आएगा, लेकिन अपन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो आपका शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाएगा कि जब आप फाइनल सेमेस्टर पढ़ रहे होगे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक करवा दी जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, अलग अलग ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना। अभी ऑर्गेनोमेटेलिक करवाऊंगा, आप उस पर थोड़ा हेडेक दोगे, और हेडेक देने का भी फायदा नहीं है, बीएससी वाले एग्जाम में तो आएगा। तो जब आपके बीएससी वाले एग्जाम में आना है तब आप डिटेल में कर लेंगे। आप उसमें से छांट के जो बीएससी में पढ़ना है वो बीएससी में पढ़ लो, जो एंट्रेंस के लिए पढ़ना है वो एंट्रेंस के लिए पढ़ लो। कम से कम भी 40 to 45% टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे पूरे सिलेबस के, जो आपके नए होंगे, जो आपने बीएससी में नहीं पढ़े। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम हमारा किस किस कंपोनेंट को मिला के बना होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे कैसे बिहेव कर रहा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीजें आपने डिस्कस करनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए जो सबसे बढ़िया हमारे पास चीज है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी ब्रांच हम यूज करेंगे केमिस्ट्री की एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए? स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच को यूज करेंगे। ठीक है। क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच में? हमारे पास एटम होगा, हमने एटम पे फॉल करवानी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम एटम पे फॉल करवाएंगे, एटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ दो चीजें कर सकता है। इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी कर सकता है और इन रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता है। अगर हमारा एटम दोनों चीजें कर रहा है, मतलब दोनों में से एक ही, कुछ एटम ऐसे हैं जो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जो एमिट कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? जब भी हमारा एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की चाहे एब्सॉर्प्शन करे चाहे एमिशन करे, दोनों केसेस में हम क्या डिस्कस करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे हो दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। अगर हमारा एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा तो वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हमारा एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा तो वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करते हैं। बीएससी में आपने पढ़ी हुई है अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज, यूवी पढ़ा हुआ है, आईआर पढ़ा हुआ है, अभी एनएमआर पढ़ रहे हो। सबके अंदर हम क्या करते हैं? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, यूवी, आईआर,
NMR, ये 3 पढ़ लिया आपने। इनके अंदर हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा वो सारा आपको कॉपी में नोट होना चाहिए, ठीक है? जो भी जैसा भी मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप वैसे बनाओगे, ठीक है? तो ये हमारे पास हमारा पहला केस होता है। हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ऐसा है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम एटम से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ एटम्स को ही पढ़ते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को भी पढ़ सकते हैं। जब हम मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है स्पेक्ट्रोस्कोपी अबाउट एटम्स, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है स्पेक्ट्रोस्कोपी अबाउट मॉलिक्यूल्स। खैर मैं इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा, हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे है। तो अब इतनी सारी इंट्रोडक्शन से आप क्या समझ गए? इतनी सारी इंट्रोडक्शन से आप ये समझ गए कि हमें अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो हमें इंटरेक्शन पढ़नी पड़ेगी एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, इनकी जो आपस में इंटरेक्शन होगी। तो मेन बात यहाँ पे ये आ गई, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। सही है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? तो हमारी हेडिंग आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में बोल दोगे EMR। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म काफी यूज करूंगा तो इसलिए बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? सबसे पहले ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, मतलब बहुत टाइप की वेव्स हैं जिनको मैं कलेक्टिवली बोल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो 3-4 वेव्स इकट्ठी आ रही होंगी उनके कॉम्बिनेशन को मैं बोल रहा हूँ। 3-4 टाइप्स की वेव आ रही है, उन सभी का एक नेचर है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला नेचर है। तो ये सबसे पहले वेव्स होती हैं। उन वेव्स के अंदर स्पेशलिटी क्या होती है? उन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और इसी के साथ परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे लिखा मैंने electromagnetic waves are types of waves which consist electric field and magnetic field which are perpendicular to each other। अब मान के चलो ये वाला जो मेरा प्लेन है ये y प्लेन है, ये वाला मेरा प्लेन जो है ये x प्लेन है। तो हो सकता है x प्लेन में मेरे पास आ रही हो मैग्नेटिक फील्ड की वेव। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वेव x एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस में। बात समझ रहे हो ना? तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा, दोनों के दोनों फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही होगी उस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। सबसे पहले इनके बारे में किसने बताया था हमें? 1864 में पता चला था सबसे पहले, जे मैक्सवेल। अगर पूरा नाम लिखना है तो जेम्स मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने हमें बताया था 1864 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ठीक है? उन्होंने बोला था, उन्होंने बताया हमें कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है। अब आप किसी भी एक वेव को रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो बेसिकली आप किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप अपनी वेव को। वेव मोशन आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना? तो इस वेव मोशन में हमें बताना होता है जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपोनेंट्स हैं। अब मेनली अब यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ते हो? एक कंपोनेंट होता है एम्पलीट्यूड,
फिर एक कंपोनेंट होता है वेवलेंथ, एक कंपोनेंट होगा फ्रीक्वेंसी, एक कंपोनेंट है हमारे पास क्रेस्ट, एक कंपोनेंट है ट्रफ, और एक और कंपोनेंट है वेव नंबर। मतलब मैं आपको एक वेव बना के ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं मेरी वेव को कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था तो ये अपने पास आ गया यहाँ पे ही। ठीक है, आप वेव का एक साइकिल क्या बोलते हो, वेव का वन साइकिल क्या होता है? जब हमारी वेव ओरिजिन से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम पे जाएगी, जीरो पे आएगी, मिनिमम पे जाएगी, फिर जीरो पे आएगी। यहाँ पे हमारा एक साइकिल जो है वो पूरा होता है वेव। तो मतलब एक साइकिल का मतलब ये होता है जब हमारी वेव एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करके अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को शो कर रही है, तो ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। ठीक है, ऐसे कितने साइकिल्स शो कर सकती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सेकंड में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक सेकंड में 50 साइकिल्स को कवर करती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कवर होती हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की? 50। ये उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और डिफाइन कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स पास्ड इन ए 1 सेकंड। ये मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है आपको 50 साइकिल्स। हमेशा 50 साइकिल्स होगी ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड ही हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड में। तो आप क्या कर रहे हो? आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यही कर रहे हो ना? तो जब आप नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कैलकुलेट करते हो उसे आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे? फिर हर्ट्ज आ जाएंगे। हम बारी बारी ये नहीं बोलते साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। हम क्या करते हैं? हर्ट्ज यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब साइकिल्स का मतलब तो एक पर्टिकुलर राउंड हो गया, उसके लिए कोई यूनिट्स नहीं है। तो हमारे हर्ट्ज की यूनिट्स क्या बनेंगे? साइकिल में तो कोई यूनिट नहीं है, ये नीचे था ऊपर आ गया पर सेकंड। तो हर्ट्ज लिख लो या पर सेकंड लिख लो, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कहीं सोचो भी सेकंड में आ गया हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ यूनिट चेंज करो, सेम ही होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 s-1, वो वाला समझ में आ गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन 1 सेकंड हो जाएगा। अब जब आप ये वेव्स बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक पर्टिकुलर एक्सिस से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है वेव का। मतलब देखो, मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता था, ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता था, ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता था, पर आपने एम्पलीट्यूड वाला डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड आप कैसे डिफाइन करते हो? आपकी पर्टिकुलर एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे आ रहा होगा? जो आपके वेव की मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, मैंने यहाँ पे कितने बनाए थे? 4 बनाए थे। 4 में से जो ये वाला डिस्टेंस है ना मैक्सिमम पॉइंट से ये वाला, इसे आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो। तो मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल a से। ठीक है जी, मैंने फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन कर दी, एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं क्रेस्ट पे। जब आपकी वेव ट्रेवल कर रही थी तो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मतलब ये जो मैक्सिमम पीक आती है, इस मैक्सिमम पीक को आप क्या बोलते हो? क्रेस्ट। और जो मिनिमम आती है उसे बोलते हैं ट्रफ। एम्पलीट्यूड, यही है, सॉरी, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू आती है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की। सही है। उसके बाद क्रेस्ट और ट्रफ भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वेवलेंथ पे। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास? एक पर्टिकुलर क्रेस्ट ले लो, पहले मैंने वेव का,
फिर दूसरे वाली वेव का क्रेस्ट ले लो। क्रेस्ट पहले से दूसरे क्रेस्ट में कितना डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। या तो आप ले लो दो क्रेस्ट, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या आप बोल सकते हो दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि आपने यही रट्टा मारना कि क्रेस्ट वाला, ट्रफ में भी आप बोल सकते हो कि दो हमारे जो सक्सेसिव ट्रफ्स आ रही होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। लैम्डा आप कैलकुलेट करते हो, देखो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हो। तो जो भी हमारी डिस्टेंस वाली यूनिट्स होती है ना वो सारी अप्लाई हो सकती है इसमें। बेसिकली हम कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, हम करते हैं नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग और पिकोमीटर। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये यूनिट्स यूज होंगी, आप इसके लिए सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, मिलीमीटर भी यूज कर सकते हो, माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हो और मीटर तो है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। जो भी हमारी डिस्टेंस वाली यूनिट्स हैं, किलोमीटर मत बोल देना, वो भी डिस्टेंस वाली यूनिट है। किलोमीटर जो है वो काफी बड़ी यूनिट है, इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं आती होती वेवलेंथ की। सर ये मिलीमीटर है या नैनोमीटर है? कौन से वाला? पहला नैनोमीटर है, ये मिलीमीटर है, 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻12। अगर नहीं पता तो लिख सकते हो, नैनो इज फॉर 10⁻⁻9, मीटर तो आएगा ही आएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10, 12 2 3 6 और ये तो है ही मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे 10⁻⁻ वाली वैल्यूज हैं जो आपको यूज करनी होती है। लास्ट हमारा इसमें कौन सा कंपोनेंट रह गया, वेव नंबर कंपोनेंट रह गया। तो वेव नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू बार से। वेव नंबर इज जस्ट ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ये वेव नंबर है किसका रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ का। वेवलेंथ के यूनिट्स क्या आ रही थी, तो वेव नंबर के क्या होंगे, इससे इनवर्स हो जाएंगे। अब कई बार ध्यान देना, क्वेश्चंस में लिखा होता है नैनोमीटर दैट इज योर वेवलेंथ, अगर उन्होंने लिखा होगा पर नैनोमीटर तो ये रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल हो गया तो किसकी वैल्यू होगी, वेव नंबर की वैल्यू होगी। तो वेव नंबर जो होता है वो हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, याद रहेगा। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको 6 कंपोनेंट बताए, इन 6 में से सबसे जरूरी कौन से हैं, तो एक हमारी वेवलेंथ और दूसरी हमारी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं। याद रखने वाला कुछ नहीं है इसमें, मैं अभी बता दूंगा। दोनों के दोनों जो होते हैं वो किससे रिलेट करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी, पर आपने बताया उसमें आपने पर नैनोमीटर का बोला, तो सभी के लिए ये अप्लाई होगा। जो भी यूनिट्स आ रहे होंगे उसका इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो भी पर्टिकुलर यूनिट होगा। मैंने नैनोमीटर का एग्जांपल उठाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जो उसकी वेवलेंथ है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है ये बता रहा हूं। अब इसको एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। हम जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। जब हम उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ और उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट होता है हमारा, ये कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो हमेशा ये होता है जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं,
उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे मतलब होगा एनर्जी। अब फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कैसे मतलब आया वो आप अभी आगे देख लेंगे, प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा साथ में, वेवलेंथ। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, सी हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। ये अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉर कैलकुलेशंस। एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 2.99, और भी एक्यूरेट जा सकता हूं मैं 576, तो इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है। जो आप ये लाइट की वैल्यू यूज करते हैं ना यहाँ पे, ये पहली बात अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं वैक्यूम के अंदर। जैसे आप अर्थ में आ गए, अर्थ में भी 4 लेयर्स हैं हमारी, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, टॉपोस्फीयर। तो इन चारों लेयर्स के अंदर एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। कहीं पे आपको गैसेस ज्यादा मिलेंगी, कहीं पे गैसेस कम मिलेंगी। तो स्पीड जो होगी लाइट की वो वेरी करेगी। वैक्यूम के अंदर ये वाली वैल्यू आती है। अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन इतनी चेंज नहीं होती कि आप उसको मान के चलेंगे तो बहुत बड़ा चेंज है, कंसीडर करना पड़ेगा। जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल आता है। तो इसलिए आप चाहे वैक्यूम की बात करें चाहे मीडियम की बात करें, आप यही वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये लाइन आप लिख लेंगे, सी है स्लाइटली changed values in vacuum and in mediums। C की जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं वैक्यूम में भी और मीडियम में भी, बट this change is not so practically large। प्रैक्टिकली इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं होती, वो चेंज हुआ कि आप उसको कंसीडर करें। तो फिर आप लगभग एक वैल्यू मान के चला करेंगे, चाहे आप किसी मीडियम की बात कर रहे हो चाहे आप सिंपल बात कर रहे हो, वैक्यूम की बात कर रहे हो। वैक्यूम में तो इतनी है ही, अब आप वैक्यूम टू मीडियम आओगे तो चेंज होगी, पर वो इतना चेंज नहीं होता कि हम उसे कंसीडर करें। तो सिंपल बोल देता हूँ ना मैं, आप यहाँ पे अर्थ पे काम कर रहे थे, अर्थ में एटमोस्फेयर है तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी। आप यहाँ से वैक्यूम में चले गए तो चेंज तो होगी वैल्यू, तो यहाँ से वैक्यूम में जाओगे तो ये हो जाएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू चेंज होगी जब भी आप मीडियम चेंज करोगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास हमारे कुछ एक कंपोनेंट्स थे जो हमें यूज करनी होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जिस ऑर्डर में बता रहा हूं मैं उसी ऑर्डर में आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हमारी रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगी विजिबल रेस, सॉरी विजिबल रेस। विजिबल रेस के बाद हमारे पास आएंगी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट। यूवी रेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्स रेस, और सबसे लास्ट में हमारे पास आती है गामा रेस। तो ये हमारे पास हमारी 7 मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों लिखवाया मैंने, मतलब इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर में अभी आपको बताऊंगा। जब आप यहाँ पे इस ऑर्डर में पर्टिकुलरली लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये बात, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आएगी, तभी आप इनको मेरे ख्याल से एफएम वगैरह में या नेटवर्क वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। वेवलेंथ के लिए मैंने क्या बताया था,
दो क्रेस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो रेडियो वेव्स में वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब इनके दो पर्टिकुलर क्रेस्ट या ट्रफ में डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा होता है, उस वजह से ये लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ट्रेवल कर सकती हैं। और नेटवर्क में हमें यही चाहिए होता है। अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी रेडियो वेव्स लॉन्गर ट्रेवल ना कर पाती तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद टावर लगाने पड़ते थे। यहाँ पे टावर लगाया, फिर सामने एक और टावर लगाना पड़ा, क्योंकि वेव्स ट्रेवल ही नहीं कर पा रही। पर ऐसा नहीं है, टावर्स जो होते हैं वो आपको पता है काफी लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे होते हैं। इतना लंबा डिस्टेंस भी नहीं होता, लेकिन स्टिल डिस्टेंसेस प्रेजेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक टावर यहाँ पे लगाया उसके बाद 100 मीटर के बाद एक और लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो इनकी वेवलेंथ की वैल्यू सेम बनाए रखने के लिए हमें टावर लगाने पड़ते हैं। वो टावर जितना बड़ा टावर को लगा देते हैं ऐसे, ये टावर हमारे किसी काम का नहीं है। इस टावर को उन्होंने कंपोनेंट्स लगाए होते हैं। दो कंपोनेंट्स इसमें मेन होते हैं। एक कंपोनेंट होता है हमारा एम्पलीफायर और एक होता है हमारा रिपीटर। एम्पलीफायर क्या करता है, जब वेव ट्रेवल करेगी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है, ऐसे जैसे अपना ये जो एयर वाला मीडियम है उसके थ्रू ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे बहुत सारी हमारे पास रुकावटें हैं, है ना। उन रुकावटों की वजह से क्या होता है, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि कम वेवलेंथ वाली जो वेव पहुंचेगी वो हमारे सिग्नल के लिए सफिशिएंट ना हो। तो एम्पलीफायर क्या करता है, उस वेव को दोबारा एम्पलीफाई करता है, उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक उसको लेके जाएगा। और रिपीटर हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम उसको आगे स्प्रेड करवा सकें। एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचा दिया, फिर ये क्या करेगा, वेव को रिपीट करेगा तीसरे टावर पे, चौथे टावर पे, पांचवें टावर पे। इस तरह से हमारे पास नेटवर्क जो होता है वो बन जाता है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम, उससे कम इनकी, उससे कम इनकी, उससे कम इनकी, ये चलता जाएगा काम। सबसे कम वेवलेंथ इनकी आती है, मैंने लिखा था अभी, गामा रेज की। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था मैंने बताया था म्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, सी बाय लैम्डा। और मैंने अभी आपको चीज बोली थी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे ये देखो, जब वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, वेवलेंथ हाई होगी या लार्ज होगी, तब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आ रही होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाते जाते वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, तो आप ये भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, ये ना मैं सातों के लिए बोल रहा हूं, ये दो नीचे आ गई पर मैं बोल सातों के लिए रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। इसमें से जो मेन है वो है हमारी विजिबल रेडिएशंस और यूवी रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस की हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आती है, ये एक्यूरेट बता रहा हूं वैल्यू, 390 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। वैसे जब आपको बीएससी वगैरह में बताया जाता तो हम बोल देते हैं 400 से 800, 100 से 400 यूवी और उसके बाद 400 से 800 अपना विजिबल, लेकिन जो एक्यूरेट है वो ये है। ठीक है, अब इसमें एक बार ध्यान से सुनो, वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे ये लिखना चाहिए था 750 से 390, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने इससे अकॉर्डिंग नहीं बताया। पहले वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो लेफ्ट में जो आ रही होगी वो 750 आ रही होगी, फिर डिक्रीज हो गई, कितने पहुंच जाएंगे 390 पे। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाली वैल्यूज लिखी हैं, एक बार ध्यान से देखना, ये है हमारी विब वेव के लिए। वॉयलेट की कितनी आती है 390 और रेड की कितनी वेवलेंथ आती है 750। तो वो छोटे होते हैं क्लासेस में पढ़ते थे ना, डेंजर सिग्नल रेड के क्यों बनते हैं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दूर से दिख जाता है, डेंजर है। समझ रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन था। तो वेवलेंथ 750 वाली किसकी रेंज के लिए है, रेड के लिए। बच्चे एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये हल्की फुल्की चेंज होती रहती है। आपको पता है रेड बहुत टाइप का होता है, डार्क रेड, लाइट रेड, क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड। तो उसमें सबकी वैल्यू 750 तो नहीं होगी, सब में शेड अलग अलग होती है। तो ये मतलब मैक्सिमम मैंने आपको वैल्यू बताई है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बीच में वेरी करती रहती है। यूवी की मैंने क्या बताई थी अभी आपको वैल्यूज, 100 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर।
तो ये भी आप याद रखोगे। 100 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर। ये फिर आपने पढ़ा हुआ है ना वैसे उसमें बीएससी में, फार यूवी नियर यूवी, तो ये वही है जी। 100 से 200 वाले कौन से होते हैं, फार, और 200 से 400 वाले नियर। ये यूवी करवाएंगे तब बताएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। यहाँ से आप क्या समझते हो, सब ये मतलब ऑर्डर है, याद रखना ये ऑर्डर, इसमें से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता होता है। तो इससे आप क्या समझते हो, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली गामा रेज होती हैं। गामा रेज जो होती हैं वो अपने को जनरली कहाँ मिलती हैं, सन के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उनमें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मतलब अपने अर्थ पे, तो जो भी एटम्स की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें गामा रेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रॉय बायोलॉजिकल सेल्स। क्या करती है, बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब एक बार अगर बॉडी में से चली गई तो एक ही बार जाएगी बस, उसके बाद ना बॉडी बचेगी और ना रही। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि कितनी रेडिएशंस पास हुई। तो हम ऐसे नहीं गिनते होते 1 2 3 4, हम पीपीएम में बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। तो अगर बच्चे 100 पीपीएम भी चली गई, 1 मिलियन में अगर 100 रेडिएशंस भी गामा की मिक्स हुई तो उसमें फिर डेथ हो जाती है बंदे की। 100 से कम होगी तो कैंसर, 50 से मतलब 50 से 100 के बीच में होगी तो कैंसर, 50 से कम होगी तो बाल झड़ेंगे, हेयर वगैरह लॉस हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, हेयर लॉस पेन होता है उसमें। और 10 से 25 में फील नहीं होता। 10 से 25 में क्या होगा, थोड़े बहुत सेल डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारी बॉडी थोड़े टाइम में वो सेल दोबारा बना लेगी। तो 10 से 25 पे कोई लॉस नहीं है। पीपीएम में बता रहा हूँ सारी वैल्यूज, कोई लॉस नहीं है। 25 ये लिख लिया होगा। यस 25 से 50 पे क्या होता है, हेयर लॉस। 50 से 100 पे सेवरल डिसीजेस, और इसमें मेनली आ जाता है कैंसर। और 100 से ज्यादा हो गया अगर तो डेथ। ठीक है, तो ये गामा रेज हैं, काफी डेंजरस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सरेज। एक्सरेज को हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज करते होते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है ये हमारे लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया था, वेवलेंथ लिख लेना। कितनी वेवलेंथ लेके चलते हैं आप, 1 पिकोमीटर, मतलब इस रेंज की बात कर रहा हूं। हाँ जी, तो अब अगले पे चलते हैं, एक्सरेज पे आती हैं। ये भी हमारे लिए डेंजरस है, ध्यान से देखना क्यों। सेम रीजन जो मैंने गामा रेज के लिए लिखा था, डिस्ट्रॉय बायोलॉजिकल सेल्स। इतनी डेंजरस तो नहीं है जितनी गामा रेज हैं, लेकिन स्टिल डेंजरस है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर गामा रेज की 100 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन आ रही है तो वहां पे तो डेथ पॉसिबल है। इसमें ऐसा नहीं है, 100 से थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। आपने कई बार डॉक्टर को कहते सुना होगा, या कभी आपने खुद ऑब्जर्व किया हो, ऐसा बोला जाता है कि हमें एक्सरेज बारी बारी नहीं करवानी चाहिए। डॉक्टर भी आपके पास, डॉक्टर के पास ही जब जाते हो ना, सपोज करो डॉक्टर किसी का एक्सरे कर रहे हैं, तो एक एक्सरे हुआ, डॉक्टर को समझ में नहीं आया भी इसमें क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि 12-13 दिन के बाद आना, उसके बाद करेंगे एक्सरे आपका। तो इसीलिए जब एक बार एक्सरे होता है तो बायोलॉजिकल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ एक बायोलॉजिकल सेल्स। 12-13 दिन में बॉडी उनको दोबारा बना लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बारी बारी एक ही बार में एक्सरे करवा रहे हो, चलो 3-4 बार करवा लेते हैं, पहली बार नहीं सही आएगा तो अगर आप लगातार करवाओगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा बॉडी सेल्स आपके डिस्ट्रॉय होंगे। कई बार इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि बॉडी उसको कवर नहीं कर पाती। तो इसलिए आप हम क्या करते हैं, एक्सरे रुक के करवाते हैं। एक्सरेज को मेडिकल ट्रीटमेंट में क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता होता है। तो एक्सरे को मेडिकल ट्रीटमेंट में क्यों यूज करते हैं,
क्योंकि ये पेनिट्रेट कर सकती हैं बोन्स को, हमारी जो बोन्स हैं उनके आर पार जा सकती है। अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल हो गई, या उनके बाद वाली जितनी भी हैं, ये बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। समझ में आ गया होगा? तो ये बोन्स को पेनिट्रेट करेगी, जहां जहां पे बोन्स में से पेनिट्रेट हो जाएगी वहां वहां पे स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। तो एक्सरे आपका काले कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की आपकी जो भी मतलब बोन्स होती हैं वो बनी होती हैं। तो वो व्हाइट कलर की बोन्स कैसे बन जाती हैं? वहां से एक्सरे पास हो रहा होता है, तो वहां पे स्पॉट ऑफ लाइट आएगा ही आएगा, वहां पे ब्राइटनेस आपको मिलेगी, एक्सरे मिल जाता है। तो ये पेनिट्रेट कर सकती हैं बोन्स को, ये इतनी पावरफुल है, इसलिए एक्सरे के अंदर यूज होती है। समझ में आ गया होगा? फिर हमारे पास कौन सी आ गई? अल्ट्रावायलेट रेज आ गई। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, लेकिन वो किसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बॉडी टिश्यू या स्किन टिश्यू मेनली। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो किसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? स्किन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बॉडी के अंदर पेनिट्रेट तो नहीं करती, आर पार तो नहीं जा सकती, लेकिन स्किन पे इफेक्ट डाल सकती है। स्किन पे इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा? स्किन कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे भी कैंसर वाली प्रॉब्लम है, मतलब बंदा मर तो जाएगा ही, लेकिन आराम से मरेगा 15-20 साल लगा के। कैंसर है ना, तो आराम से मरेगा। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है दोनों में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारा यूवी का था। अच्छा, एक्सरे की वैल्यू नहीं बताई थी मैंने। एक्सरे की वैल्यू है हमारी 100 पिकोमीटर के आसपास। यूवी रेज से भी आपने कैंसर बताया? हाँ जी, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। तो ये अपने पास अपना केस है, और ये एक्सरे की वैल्यू लिख लेना, 100 पिकोमीटर वैल्यू आती है इसकी वेवलेंथ की। फिर विजिबल में तो कुछ ऐसी बुराई नहीं है अपने लिए, विजिबल तो आप यूज कर ही रहे हैं विजिबल रेडिएशंस को। इन्हीं की वजह से आप कलर देख सकते हैं, जो भी हम 100 पिकोमीटर सीधा 1 एंगस्ट्रॉम ना लिख दे, बात वही हो गई। मैं यूनिट सेम रखना चाहता था ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे। चलो, तो ये अपने पास है। अब देखो ऐसा है ना, आपने बिल्कुल सही काम किया। पेपर में वो आर्मस्ट्रांग में ऑप्शन दे रहे हैं, नैनोमीटर में मुझे क्या पता, मैं तो आपको एक जनरल वैल्यू बता सकता हूँ। अगर आपको ये वाली वैल्यू याद होगी, फिर आप किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ये कोई रट्टा नहीं है भी ऑप्शन अगर 100 पिकोमीटर आ रहा है तो ही सही है, तो बाकी गलत है सारे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात कर रहा था विजिबल रेडिएशंस की। विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं हमारी, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर के लिए। जो कलर प्रोड्यूस हो रहा होता है या जो कलर शो हो रहा होता है, उसके लिए विजिबल रेडिएशंस है। अब इसके लिए ना एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में, वो मिसकंसेप्शन मैं दूर कर रहा हूं। एक बार ध्यान से सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास विजिबल कलर जो होते हैं वो मतलब कैसे हमें शो होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पे हमने विजिबल रेडिएशंस को फॉल करवाया। ये हमारी बॉडी आ गई, इस पे मैंने क्या करवाया? विजिबल रेडिएशंस को फॉल करवाया। तो जब आप विजिबल रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं, तो ये 7 के 7 जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं ये चले गए। 7 के 7 प्राइमरी कलर्स ये बॉडी पे चले गए। बॉडी में से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे। बॉडी ने जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया वो कलर शो नहीं होता। हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन है, अगर इसने रेड एब्जॉर्ब कर लिया तो वो रेड कलर की होगी, रेड दिखेगा, ऐसा नहीं है। जो कलर बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया वो दिखेगा नहीं। कौन सा कलर दिखता है हमें? जो हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब जिन कलर्स को या रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कलर दिखता है। समझ रहे हो ना? जो एब्जॉर्ब करेगा वो तो चला ही गया, तो वो नहीं दिखेगा। कौन सा दिखेगा? जो उसने रिफ्लेक्ट किया। तो ये याद रखना, कलर विच इज एब्जॉर्ब्ड is not shown. Reflected color is observed by the eye. आई कौन सा कलर ऑब्जर्व करेगी? रिफ्लेक्टेड कलर ऑब्जर्व करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एब्जॉर्ब्ड कलर शो नहीं होते, रिफ्लेक्टेड कलर शो होती है। अब इसी से हमारे बाकी कलर बनते हैं जी। देखो मेनली तो कलर यही है, ये वाले। अब इसमें आप बोलोगे सर आपने ब्राउन तो लिखा ही नहीं, तो ब्राउन कलर कैसे शो हो रहा है? एक्चुअल में ब्राउन जो होता है वो कई कलर्स का मिक्सचर होता है, मुझे पता नहीं है कौन कौन से कलर का मिक्सचर होगा, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, सुन लो एक बार। सपोज करो हमारा जो ब्राउन कलर है वो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है, मैंने वैसे ही बोल दिया, ब्लू और ग्रीन का। तो हमें ब्राउन कलर कैसे अपेयर होगा? हमने हमारी बॉडी के ऊपर विजिबल रेडिएशंस फॉल करवाई, विजिबल रेडिएशंस, तो हमारी जो बॉडी थी वो सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर गई, एक ब्लू एब्जॉर्ब नहीं किया, ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये वाली दोनों रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होंगी, दोनों जब रिफ्लेक्ट होंगी मिक्स होकर हमें कौन सा कलर दिख गया? ब्राउन कलर दिख गया। तो बाकी के कलर कैसे बनते हैं? मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स, कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ब्राउन भी दो तरीके का होता है ना, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो हमें लाइट ब्राउन दिख रहा है, डार्क ब्राउन दिख रहा है, जितने भी हमारे कलर्स हैं, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड कलर्स का मिक्सचर होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर बन जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जनरली रिफ्लेक्टेड कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वो कौन सा होता है? एब्जॉर्ब्ड वाले का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है यहां पे ऑपोजिट। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज ध्यान से समझना। जो कलर हमारा रिफ्लेक्ट होता है वो एक्चुअल में कौन सा होता है? जो एब्जॉर्ब हुआ था ना उसका ऑपोजिट कलर। अब आपको क्या पता, अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो उसका ऑपोजिट कौन सा होगा? अपने को नहीं पता। ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो उसका वॉयलेट कौन सा होगा? ये भी अपने को नहीं पता, ऑपोजिट वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक आर्टिस्ट व्हील बनानी होती है। क्या बनाएंगे? आर्टिस्ट व्हील। मतलब सिंपल व्हील है, उसको बोलते हैं आर्टिस्ट व्हील है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है। समझ रहे हो? अब आपको एक मैं बात बोलता हूँ, गलत बोल रहा हूँ। सपोज करो वॉयलेट का ऑपोजिट कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज का ऑपोजिट क्या होगा? समझ रहे हो ना? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो हम क्या करेंगे? हम आर्टिस्ट व्हील बनाएंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कलर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आर्टिस्ट व्हील को बनाने के लिए आपने क्या करना है? सर्कल बनाना है। सर्कल को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर हम सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैंने सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सही है? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया होगा? वॉयलेट इंडिगो नहीं लिखना, वॉयलेट और इंडिगो लगभग सेम मान के चलती हैं। वॉयलेट के बाद इंडिगो आता है, इंडिगो के बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आर्टिस्ट व्हील आ गया जी, इसे बोलते हैं आर्टिस्ट व्हील। हाँ जी, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आ रहा है? तो अगर वॉयलेट एब्सॉर्ब होगा तो हमें कौन सा दिखेगा? रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा? येलो, तो हमें कौन सा दिखेगा? येलो दिखेगा। वैसे अगर रेड एब्सॉर्ब होगा तो ग्रीन दिखेगा, या ग्रीन एब्सॉर्ब होगा तो रेड दिखेगा। तो ये हमारे पास हमारी आर्टिस्ट व्हील है जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में बता देती है। तो बन जाएगा क्वेश्चन यहां से। अगर उसने मान लो क्वेश्चन में बोला हमें कि हमारे पास एक मतलब सब्सटेंस था जो कि ब्लू कलर को एब्सॉर्ब कर रहा था, तो अगर ब्लू को एब्सॉर्ब करेगा तो कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा? ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, मेरे पास ना ब्लैक कलर आ गया। ब्लैक कलर कैसे आया होगा? इसमें ब्लैक तो कहीं है ही नहीं, बी फॉर ब्लू याद रखना, तो ब्लैक तो कहीं है ही नहीं। ब्लैक कलर आता है अगर हमारी बॉडी सारी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर गई। सारी की सारी विजिबल रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी तो रिफ्लेक्ट कौन सी होगी? कोई भी नहीं होगी। और अगर कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो फिर कलर क्या आएगा? ब्लैक आएगा। तो ब्लैक कलर कब आता है? व्हेन all visible radiations are absorbed.
जब सारी विजिबल रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो जाएंगी तब कौन सा कलर आएगा? ब्लैक कलर आएगा। फिर व्हाइट कब आएगा बच्चे? यानी कि सारे रिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल सही। तो लिख लो व्हाइट कलर कब आएगा? जब हमारी बॉडी सारी विजिबल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगी, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। बोलते हैं ना सनलाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट होती है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन से जो विजिबल रेडिएशन आ रही होती हैं वो सातों टाइप की होती हैं। तो सातों की सातों रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि सातों की सातों मिक्स हो गई। जब ये 7 कलर आप मिक्स कर दोगे तो वो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट। तो जितनी भी चीजें व्हाइट होती हैं या बच्चे जितनी भी चीजें कलरलेस होती हैं, याद रखना व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि ये वाला व्हाइट, जो चीजें कलरलेस होती हैं जैसे पानी है, तो कलरलेस चीजों के लिए भी सेम रीजन देते हैं। वो सब्सटेंस हमारा सातों की सातों विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सातों रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था हमारा कलर भी। किस में पढ़ रहे थे आप? विजिबल रेडिएशंस में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था विजिबल का तो खींचना पड़ा। विजिबल के बाद कौन सा आता है? इंफ्रारेड। विजिबल की वैल्यू मैंने बताई थी आपको। विजिबल के बाद कौन सा आएगा? इंफ्रारेड। तो इसके बाद अपनी अगली रेडिएशन है आईआर रेडिएशंस। वो हमारी वीक रेडिएशंस है। उसके लिए बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, कोई भी बॉडी जब हमारी हीट होती है, मतलब कोई भी बॉडी में से जब हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस का पार्ट होता है। तो आईआर रेडिएशंस में जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं? जब भी हमारी बॉडी हीट एब्जॉर्ब या हीट एमिट करेगी तो वो आईआर रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको याद रखनी है आईआर रेडिएशंस के लिए। आपने स्टार्टिंग में क्या बोला? वीक रेडिएशन। वीक रेडिएशन है। कैसे बोला मैंने वीक रेडिएशंस है? मैंने ना एलईडी चलानी थी, हमारे वाली टीवी वाली एलईडी, तो उसके लिए रिमोट यूज करते हैं अपन। अब रिमोट का आपको पता है एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, जनरली वो बोल दिया जाता है, मतलब 10 फुट या 15 फुट दूर आप रह सकते हो। 10 फुट 15 फुट से ज्यादा हो गया तो नहीं होगा। एसी वाला रिमोट है, उस कमरे में रहूंगा तो एसी वाला रिमोट काम करेगा। कमरा मैंने बंद कर दिया, गेट वगैरह, बाहर से चला रहा रिमोट तो नहीं चलेगा। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, इनका ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, 10-15 फुट तक इतना ही। तो वीक रेडिएशंस है। आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचता। जैसे मान लो मैं एलईडी वाला रिमोट चला रहा था, तो मैं एलईडी वाला रिमोट चला रहा हूँ, बीच में भी ऐसे आगे आगे अपनी जान देने के लिए, तो नहीं जाएगी जान, आत्महत्या नहीं होती उसमें। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस आपको कोई हार्म नहीं करेंगी। हीट चेंज होता है, वो भी इतना कम आपकी बॉडी सेंस नहीं कर पाएगी इसको। इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट चेंजेस होते हैं। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास आईआर रेडिएशंस हैं। इनकी वैल्यू लिख लो 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रो म्यू। अब मैंने वो यूवी विजिबल की रेडिएशंस मिस नहीं की, वो मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, यूवी रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस। इनके बाद कौन है? माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं हमारी, वो आपको पता ही है मेनली किसके अंदर यूज हो रही है ज्यादातर? वो माइक्रोवेव ओवन के अंदर। क्या करती है वो? जो माइक्रोवेव्स होती हैं वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस करती हैं वो। अब इसमें ना बहुत बच्चे मिसकंसेप्शन करती हैं, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। सब एटॉमिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक ना भी हो तो एटॉमिक लेवल पे, मतलब किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने माइक्रोवेव परचेज किया हुआ है, तो मैंने उसको घर पे खोला, मतलब ओपन कर दिया उसका गेट, और ओपन गेट करके मैंने माइक्रोवेव चला दिया, तो माइक्रोवेव रेडिएशंस बाहर तो निकलेंगी। आपको पता है अंदर सारा स्टील होता है, तो वहां पे रिफ्लेक्शंस होगी, तो माइक्रोवेव्स जो है बाहर तो निकलेंगी। कहता है कि सर मेरी बॉडी में से पास करके मैं वाइब्रेट करने लग गया, क्योंकि मोशन कौन सा है? तो ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगी। आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, वो वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करने से क्या होगा? मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ आज के लिए। आज का आपका होमवर्क है ये, घर पे जाके आपको 2 मिनट कूदना है, बस और कुछ नहीं करना। उस कूदने वाले मोशन को मैं क्या मान लूंगा? वाइब्रेशनल मोशन। तो जब आप 2 मिनट एक ही जगह पे ऐसे जंप करते रहोगे,
तो आप थोड़ी देर के बाद थक जाओगे, आपको पसीना आ जाएगा। पसीना हमारी बॉडी में तभी आता है जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। यही करता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या करती हैं, किसी भी बॉडी में से पास होंगी तो उसके जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं उनमें ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट। तो फिर अपना माइक्रोवेव में खाना गर्म हो जाता है, यही होता है। इसके लिए एक बड़ा जरूरी पार्ट है, पानी होना चाहिए। माइक्रोवेव के अंदर कौन सी चीजें गर्म होती हैं, जिनमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्योर पानी होना चाहिए। जैसे आपने रोटी बनाई, रोटी गर्म करनी है, तो रोटी गर्म करेंगे तो उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जब आपने आटा वगैरह मतलब गूंथा तो उसमें आप पानी मिक्स करते हैं तभी बनता है ना, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सेम समोसे वगैरह हो गए, पिज्जा वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये इसीलिए गर्म होती है क्योंकि उनके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। माइक्रोवेव्स को क्या करती हैं, उनका वाइब्रेशनल मोशन करवा देती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। आप आटा पाउडर रख दो या मैदा पाउडर रख दो, वो गर्म नहीं होगा क्योंकि वो पाउडर है, उसके अंदर पानी मिक्स नहीं है। बारिश के मौसम वाला नमक रख दो, वो गर्म हो जाएगा। बारिश के मौसम वाला, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, नमक जो होता है वो थोड़ी सी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। जो फ्रेश पैकिंग वाला नमक होगा ना वो गर्म नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। इसके लास्ट कौन सी थी, रेडियो वेव्स, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी वैल्यू लिख लो माइक्रोवेव्स की, 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और लास्ट हमारी कौन सी थी, रेडियो वेव्स, जो मैंने आपको बता ही दिया था। सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए आप उसको पर्टिकुलरली यूज करते हैं। वैल्यू लिख लो उसकी 100 मीटर है, रेडियो वेव्स, वेवलेंथ की वैल्यूज। देखो कहां पे थे आप, रेडियो वेव्स, और कहां आ गए, ये मैं वेवलेंथ की वैल्यूज बता रहा हूं आपको। तो यहां पे थे आप, यहां आ गए, तो मतलब वेवलेंथ कितनी ज्यादा डिक्रीज होगी। लेकिन जितनी ज्यादा वेवलेंथ डिक्रीज हो गई होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा केस रहता है। लास्ट में आपको बता रहा हूं आज का, आपने विजिबल रेडिएशन वाला जो अपना केस था उसमें आपने स्टार्टिंग की वेवलेंथ पढ़ी, एंडिंग वाली वेवलेंथ पढ़ी, मैं आपको बीच वाली सारी बता रहा हूं। तो वो टेबल अपने को ड्रॉ करना है, तो हेडिंग आ जाएगी। हाँ जी, नहीं रेडियो वेव्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, बस इतना काफी है सिग्नल वगैरह ट्रांसमिशन करने के लिए, चाहे वो एफएम वाले हो चाहे वो मोबाइल वाले हो, है ना। तो ये सारे इसी में आ जाएंगे। एफएम वाले में आप क्या बोलते थे, जैसे अपना सिरसा का चैनल था 90.4, तो अगर आप उसको ध्यान से सुनते तो वो ये था 90.4 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की होती है। जियो की कितनी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो वो बताती है, तो बताते हैं 1800 मेगाहर्ट्ज से 2200 मेगाहर्ट्ज। कहाँ तक लेके जा रही है इसको, 3000 तक लेके जा रही हैं। वो कह रहे हैं जून में 5G आ जाएगा अगले साल, तो जब 5G आ जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज तक इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही चल रहे हैं हम, लेकिन उस पर्टिकुलर रेंज में हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये मेगाहर्ट्ज में होते हैं हमेशा ज्यादा होती है। मैंने बताई आपका कौन सी पढ़ रहे हैं यूनिट्स, आपका सेंटीमीटर या मीटर पढ़ रहे थे, अभी 100 मीटर पढ़ा आपने। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इसको प्रैक्टिकल व्यू के लिए लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो ये याद नहीं रखनी होती है, जस्ट बताने के लिए। हाँ जी, तो हो जाएगा। ये हेडिंग आ गई है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स इन विजिबल लाइट। इन विजिबल लाइट, तो जैसे आपने आर्टिस्ट व्हील में इंडिगो नहीं लिया था, वॉयलेट इंडिगो आपने सेम ही मान लिया था, सेम चीज यहां पे। तो अपने पास क्या आएगा, VBGYOR, ये कलर्स है, और इनसे रिलेटेड आएगी इनकी वेवलेंथ। हाँ जी, V और I लगभग सेम, लगभग, तो इतना फर्क नहीं है। वो रेंज बताऊंगा ना, रेंज में कवर हो जाएगी। तो लिखोगे पहले वॉयलेट के लिए 390 से 440,
ब्लू के लिए लिखोगे 440 से 490, ग्रीन के लिए लिखोगे 490 से 565, 565, येलो के लिए 565 से 590, 590, ऑरेंज के लिए 590 से 625, 625, और रेड के लिए 625 से लास्ट कितनी बताई थी? 790। ना ना, ध्यान से देख कितनी बताई थी? 750 बताई थी। हाँ 750 लिख लो फिर। रेड के लिए 625 से 750। 390 से स्टार्ट किया था ना मैंने और 750 पे खत्म किया था, तो अंदर वाली जो वेवलेंथ है वही है, नैनोमीटर में। सारी वैल्यूज नैनोमीटर में, ये भी याद रखना भाई, जो भी आपको वेवलेंथ बता रहा हूँ वो नैनोमीटर में। ठीक है जी। तो आपने ना ये देख लिया कि अगर अपने को एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जरूरी है। अब इससे आगे क्या स्टडी होगी वो आप डिस्कस करेंगे कल मैं आपको करवाऊंगा प्लैंक रेडिएशन लॉ, और उसके बाद फिर मैं आपको बोहर मॉडल जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, वो भी जरूरी है। ठीक है जी, बाकी फिर आप कल डिस्कस करेंगे।